अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत के खिलाफ टीआरएस कायदीन का बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म होगा एहतजाज। रियासती वज़रा ने इंदिरा पार्क का किया मुआयना। मलून वसीम रजवी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुलाकात करते हुए दर्ज करवाई शिकायत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुताल्लिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। गांजा और नशीली अशिया की खरीद और फरोख्त में मुलविस मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। एसओटी साइबराबाद की बड़े पैमाने पर कार्रवाई। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने हुक्का सेंटर पर किया धावा। कम उम्र लड़के जेर हिरासत। अब खबरें तफसील से। टीआरएस हुकूमत की जानिब से जुमेरात को मरकजी हुकूमत के खिलाफ इंदिरा पार्क पर महाधरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले के तहत टीआरएस कायदीन और वज़रा टी हरीश राव, टी श्रीनिवास यादव ने आला पुलिस ओहदेदारों के हमरा धरने के इंतजामात का जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि किसानों से धान ना खरीदने का मरकज़ पर इल्ज़ाम आयद करते हुए वज़ीर आला KCR ने टीआरएस कायदीन को हिदायत दी है कि मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ धरना दिया जाए। మరి ఆ రోజుల్లోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ బంద్ పిలుపునిచ్చి తీవ్రమైనటువంటి నిరసనను తెలిపినటువంటి పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ. అంటే ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి రోజుల్లోనే రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగితే, ప్రజలకు అన్యాయం జరిగితే ఆ రోజుల్లోనే నిరసన తెలిపాం. ఇవాళ కూడా రాష్ట్రంలో ఉండే మరి లక్షలాది మంది రైతుల పక్షాన కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మొండి వైఖరిని నిరసిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తన వైఖరిని మార్చుకోవాలని చెప్పి కేంద్రం మీద ఒత్తిడి పెంచే ఉద్దేశంతో ఈ మహాధర్నా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం. దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలకు ఒకే విధానం ఉండాలి. పంజాబ్ రాష్ట్రంలో పండిన ప్రతి గింజ కొంటరెట్లా, తెలంగాణలో కొనరెట్లా? రాష్ట్రానికో విధానం ఉంటుందా? పంజాబ్లోనేమో అన్ని వడ్లు కొంటారు, తెలంగాణకు వచ్చేసరికి మేము కొనమంటే ఎట్లా? सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, साबिक अपोजिशन लीडर खानसास कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस कायदीन मल्लू रवि, दामोदर रेड्डी ने इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर उपिंदर रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया। बाद अज़ां सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस कायदीन ने रिटर्निंग ऑफिसर से इस बात का मुतालबा किया है कि वो MLA कोटे के तहत मुनक़िद होने वाले MLC इंतखाबात के सिलसिले में TRS उम्मीदवार साबिक़ कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी के दाखिल किए गए पर्चे नामजदगी को मुस्तरद कर दें, क्योंकि अभी तक सिद्दीपेट कलेक्टर IAS ऑफिसर वेंकट राम रेड्डी की जानिब से दिए गए इस्तीफ़े को चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर करने के सिलसिले में कोई मकतूब जारी नहीं किया और वेंकट राम रेड्डी पर कई बदउनवानी के इल्ज़ामात भी आयद हैं, जबकि उन्हें तौहीन अदालत के मामले का भी सामना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मुतालबा करती है कि TRS उम्मीदवार वेंकट राम रेड्डी के पर्चे को मुस्तरद किया जाए। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल करते हुए अहदेदारों में खौफ का माहौल पैदा कर रही है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि वेंकट राम रेड्डी के मामले से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी शिकायत की जाएगी। తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుల ద్వారా ఎన్నిక కాబోయే శాసనమండలి సభ్యుల యొక్క నామినేషన్ పత్రాలు నిన్న 3 గంటలకు సమయం ముగిసింది. 3 గంటలకు నామినేషన్ పత్రాలు అందజేసే సమయం ముగిసిపోతే 4 గంటల లోపల వీటన్నిటిని కూడా ఎన్నికల నిర్వహణ ఏ శాఖ అయితే నిర్వహిస్తుందో రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ గారు వాటన్నిటిని
ఆన్లైన్లో అందుబాటులో పెట్టాలి ప్రజలకు. వారి నామినేషన్ పత్రాలను పరిశీలించి అందులో ఏమైనా వాళ్ళు తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చుంటే లేదా కొంత సమాచారాన్ని ఇవ్వకుండా దాచిపెట్టి ఉంటే ప్రజలు వాళ్ళ మీద ఫిర్యాదు చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి. ఆ ఫిర్యాదులను పరిగణలోకి తీసుకొని నామినేషన్ పత్రాలను పరిశీలించినప్పుడు ఫిర్యాదుదారులను లోపలికి అనుమతించాలి. కానీ ఇక్కడ నిన్న సాయంత్రం 3 గంటలకు నామినేషన్ సమయం ముగిసినా ఇప్పటి వరకు ఆ నామినేషన్ పత్రాలను ఆన్లైన్లో ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురాలేదు. రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్తో सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रिटर्निंग ऑफिसर एमएलसी इलेक्शन से मुतालबा किया है कि मुल्क और रियासत में जमहूरियत की बरकरारी के लिए बदउनवान सिद्दीपेट कलेक्टर आईएएस ऑफिसर वेंकट राम रेड्डी की जानिब से दाखिल किए गए पर्चे नामजदगी का जायज़ा लेने के बाद उसे मुस्तरद करते हुए हिंदुस्तान की जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उन्होंने बताया कि वेंकट राम रेड्डी की बदउनवानी से मुतालिक मकतूब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और CBI को भी रवाना किया जाएगा। 10:30 రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఈ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్కి ఎమ్మెల్యేల ద్వారా జరిగే ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎమ్మెల్సీలకి 10:30కి రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ని కలిసి ప్రత్యేకంగా ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ కంప్లైంట్ నాకు తెలిసి రాష్ట్రానికి సంబంధించినంతవరకే కాకుండా యావత్ భారతదేశంలో కూడా ఇటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు పోటీ చేసేటువంటి వ్యక్తి బహుశా ఇంతవరకు భారతదేశ చరిత్రలో ఎక్కడా కనపడలేదు. ఇతను ఒక అత్యంత అవినీతిపరుడిగా ముద్రపడినటువంటి ఒక ఐఏఎస్ అధికారి. ఎంత పెద్ద ఎత్తున అవినీతి అధికారిగా ముద్రపడ్డాడంటే ఇతని పైన DOPTలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ దగ్గర కేసు పెండింగ్ ఉంది. చివరికి భారత రాష్ట్రపతికి కూడా ఈయన పైన పిటిషన్స్ ఉన్నాయి. అట్లాగే CBIలో కూడా ఈయన పైన పిటిషన్స్ ఉన్నాయి. वज़ीर सयाहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह तेलंगाना के सयाहती मकामात को फ़रोग़ देने के सिलसिले में फ़ंड्स जारी करे और समाम का सारा यात्रा के लिए 100 करोड़ रुपये जारी करने के इक़दाम करे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सयाहती मकामात को फ़रोग़ देने के सिलसिले में बड़े पैमाने पर बजट मख्तस किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पोचमपल्ली में तैयार किए गए मलबूसात मुल्क भर में मशहूर व मारूफ हैं। वज़ीर सनत KT रामाराव की क़यादत में पोचमपल्ली में तैयार किए गए मलबूसात पर सब्सिडी देने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं और बदकमा त्यौहार के मौके पर यहाँ से तैयार की गई साड़ियाँ हुकूमत की जानिब से भी तक़सीम की जा रही हैं। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि वो रामप्पा टेम्पल को फ़रोग़ देने के सिलसिले में 300 करोड़ रुपये मंजूर करे। మరి ఆ రోజు ఎందుకు ప్రయత్నం చేయలేదు అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఒకవేళ ఒక 60 సంవత్సరాల క్రితమే గుర్తింపు తెచ్చింటే ఆ రామప్ప టెంపుల్ చూడడానికి విదేశస్తులు ఎంతోమంది వచ్చేవాళ్ళు. తాజ్మహల్ మాదిరిగా రామప్ప టెంపుల్ కూడా ప్రసిద్ధిగాంచేది. ఎంతోమంది పర్యాటకులు వచ్చేది. ఆ ప్రాంతం డెవలప్ అయ్యేది. ఉద్యోగాలు వచ్చేటివి. ఈ ప్రాంతం యొక్క విశిష్టత ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా తెలిసేది. ₹1 ఖర్చు కానటువంటి అంశాన్ని కూడా ఈ ప్రాంతం విశిష్టతను తొక్కిపెట్టిన సంగతి మీ ద్వారా వాళ్ళకి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ వచ్చిన 7 సంవత్సరాల్లో టూరిజంలో 2, ఒకటి వరల్డ్ హెరిటేజ్ మ్యాప్లో, రెండోది యునైటెడ్ నేషన్ వరల్డ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో బెస్ట్ టూరిజం విలేజ్గా ఇవాళ గుర్తింపు పొందడం అనేది మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది.
दुनिया भर के अलावा मुल्क और तेलंगाना में कोरोना वबा के बाद सोने की कीमत में बड़ी हद तक कमी वाक़ हुई थी, लेकिन जारिया माह ऐन शादी ब्याह और दीगर तकारीब के मौके पर सोने की कीमत दुनिया भर में और शहर हैदराबाद में आसमान को छू रही है। हैदराबाद में गुज़िश्ता 8 रोज़ से सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा गया और आज 24 कैरेट सोना फ़ी तोला 50,000 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना 48,800 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। 1 किलो चांदी की कीमत 68,800 रुपये मुकर्रर है। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से मुताल्लिक़ तौहीन आमेज़ रिमार्क करने वाले मलून वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में पार्टी अरकान मुक़न्ना के वफ़द ने कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी करते हुए वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सदर मजलिस ने इस सिलसिले में एक शिकायत भी कमिश्नर पुलिस के हवाले की, जिसमें उन्हें बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ़ बोर्ड के साबिक़ सदर नशीन वसीम रज़वी ने हिंदी में एक किताब लिखी है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के मानने वालों के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। वसीम रज़वी के इस गुस्ताखाना अल्फाज से पैगम्बर इस्लाम की उम्मत के जज्बात को शदीद ठेस पहुँची है। शिकायत में ये भी कहा गया है कि वसीम रज़वी के बयानात से हिंदुस्तानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल पैदा हो रहा है और ये अमन के लिए ख़तरा है। कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में मुमकिन कार्रवाई का मजलिसी वफ़द को तयख़ुन दिया। बाद मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया को बताया कि वसीम रज़वी की किताब में झूठ, बकवास और गंदगी भरी हुई है। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मलून वसीम रज़वी और उसके साथियों के खिलाफ सेक्शन 153A, 153B, 295A, 504 और 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि कमिश्नर पुलिस ने वसीम रज़वी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का तयख़ुन दिया है, जबकि बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि वसीम रज़वी मुस्लिम दुश्मन ताकतों का आलाकार बन चुका है। आज MIM पार्टी की तरफ से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात की, जिसमें मैं बहैसियत रुकन पार्लिमान और सदर मजलिस और तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन क़ानून साज कौंसिल कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने उनसे नुमाइंदगी की कि साबिक़ा उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ़ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है, झूठ और नाज़ेबा अल्फाज और बकवास, गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने उस किताब के बाद इख्तिसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स के ख़िलाफ़ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C ऑफ IPC में केस बुक किया जाए और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयख़ुन दिया है कि फ़ौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ़्तार भी करेगी, क्योंकि इस तरह की वाहियात, अनाप शनाप, बकवास, गंदगी लिखना ये सिर्फ़ मुसलमानों को मुश्तइल करना, उनको प्रोवोकेट करना, और ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का एक आलाकार बनकर ये हरकतें कर रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चाहशंबे को सईदाबाद डिवीज़न के LIC कॉलोनी, रोजलैंड कॉलोनी का बल्दी बर्फ़ी और आबरसानी के अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए सीवरेज, पीने के पानी और सड़कों की तामीर और मरम्मत के कामों का जायज़ा लिया। मुकामी अवाम की तरफ से जो शिकायत की गई थी उसकी फौरी यकसुई की अहदेदारों को हिदायत दी गई। दोनों इलाक़ों की अवाम ने रुकन असम्बली की तरफ से उनके मसाइल की यकसुई के लिए बर वक्त दी गई हिदायत पर इजहार तशक्कुर किया।
حلقہ اسمبلی ملکپیٹ کے اولڈ ملکپیٹ ڈویژن کے علاقے میں مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں لاکھوں روپے کے ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں اور عوامی فلاح و بہبود کے کام بھی جاری ہیں۔ اس سلسلے کے تحت اولڈ ملکپیٹ ڈویژن نمائندہ کارپوریٹر محمد سیف الدین شفیع نے موسیٰ ندی کے کنارے واقع بستیوں میں مچھر کش ادویات کے چھڑکاؤ کو یقینی بنایا۔ اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے بلدی ڈویژن شاستری پورم میں ترقیاتی اقدامات کے تحت مختلف بلدی مسائل کی یکسوئی کے لیے متعلقہ کارپوریٹر محمد مبین کے پیدل دورے جاری ہیں۔ شاستری پورم ڈویژن کی اویسی ہلز میں کارپوریٹر محمد مبین نے آج پیدل دورہ کرتے ہوئے زیر التوا بلدی کاموں کا جائزہ لیا، جہاں محمد مبین نے بتایا کہ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر اویسی ہلز کا دورہ کرتے ہوئے یہاں پر جاری تعمیری کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ اویسی ہلز میں ڈرین پائپ لائن اور سی سی روڈ کے تعمیر کے بعد مذکورہ علاقے کے عوام کو کافی سہولت ہوگی۔ اپنے دورے کے دوران کارپوریٹر محمد مبین نے متعلقہ بلدی عہدیداروں کو کاموں میں سرعت پیدا کرنے کی ہدایت دی اور مختلف کاموں کی نشاندہی کرواتے ہوئے اسے جلد تکمیل کرنے پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر مقامی صدور ابتدائی کے علاوہ مجلسی سرگرم کارکنان و دیگر بھی موجود تھے۔ ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے ایم ایل سی انتخابات میں ایک بھی مسلم امیدوار کو موقع نہ دیے جانے پر اقلیتوں میں مایوسی پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے کے تحت تلنگانہ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے اقلیتی قائدین نے اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے میڈیا پیلس آڈیٹوریم میں ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹی آر ایس پارٹی اور وزیر اعلیٰ KCR مسلمانوں کا مسیحا بننے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ ثابت نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی قائد و سابق ایم ایل سی فرید الدین اور دیگر مسلم قائدین کو بھی ایم ایل سی نشست کے لیے نامزد نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آنے والے ایم ایل سی انتخابات میں مسلم قائدین کو نامزد کرنے کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ حکومت کی کارکردگی سے مسلمان خوش تھے، لیکن چند عرصوں سے دیکھا جا رہا ہے، کچھ دنوں سے مسلمانوں کو خاص طور پہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ حالیہ عرصے میں 6 MLC کی سیٹ کا اعلان کیا گیا، جس میں ایک بھی مسلمان نظر نہیں آیا۔ بائندہ مختلف 12 اور سیٹ بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ممکن ہے کہ اس میں کیا ہوگا نہیں بول سکتے، لیکن ہم اپنی تنظیم کی جانب سے حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم مسلمانوں کو 2 نمائندگیاں دی جائیں۔ اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا اظہار بعض اوقات نامناسب معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ 12% مسلم تحفظات کے تعلق سے اگر بات کہی جائے تو وہ آج تک حکومت کا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ابھی 4% پر ہی مسلمان اکتفا کیے ہوئے ہیں، وہ بھی کانگریس کی حکومت میں ہوا تھا۔ دوسرے 3 مساجد جو شہید کیے گئے، آج تک اس کے تعلق سے حکومت صرف وعدے کر رہی ہے۔ حیدرآباد کی عوام خاص طور پہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی اعتماد پر خاموش ہے، ورنہ حالات کیا ہوتے نہیں بول سکتے تھے۔ اور کئی کارپوریشنوں کے چیئرمین شپ خالی ہے یا تو ختم ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی نمائندگی نہیں۔ الغرض ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے معاملے کے تحت مسلمانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حکومت پر
हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ खुसूसी तवज्जो दे। साबिक़ सदरनशीन शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश मलून वसीम रज़वी की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी किए जाने के बाद मुल्क भर के मुसलमानों ने पुरज़ोर अल्फाज में उसके बयान और उसकी जानिब से लिखी गई किताब की मज़म्मत करते हुए उसे फ़ौरी गिरफ़्तार करने का मुतालबा किया है। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल के सरबराह सूफ़ी खैरुद्दीन ने वसीम रज़वी को खारिज इस्लाम करार देते हुए शान रिसालत में गुस्ताखी करने पर सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। इसी तर्ज पर सीनियर सहाफ़ी सैयद अली हैदर रज़वी ने कहा है कि फ़िरक़ा परस्त ताकतों और मुस्लिम दुश्मन अनासिर के आलाकार के तौर पर काम करने वाले मलून और गुस्ताख वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक मलून और जिसको हम इंसानों में भी शुमार करना इंसानियत की तौहीन समझते हैं, वो अपने नाम के साथ सैयद और रिजवी भी लगाता है। ये सरासर धोखा है, फ़रेब है। सिरे से वो पहले मुसलमान ही नहीं है। अब वो नामालूम वो जो ना कौन सी नस्ल का है और किसकी नस्ल का है, आज वो हमारी कुरान मजीद के ताल्लुक़ से तो वो तो जो है ना गुस्ताखी करता आया है। 26 आयतों को हज़फ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दिया। और लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान के अवाम की ये बदनसीबी है, ये बदबख्ती है कि हमारी मरकज़ी सरकार ऐसों के ख़िलाफ़ शिकंजा जो ना कसने में नाकाम हो चुकी है। ऐसे फ़िरक़ा परस्तों को, ऐसे कौम दुश्मन अनासिर को ये खुली छूट दे रखी है कि वो किसी भी तबक़े के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। अगर यही कोई काम अगर कोई मुसलमानों में से करता तो आज हमारी गोदी मीडिया वावेला मचाती और हमारी मरकज़ी सरकार उसको कभी के अंदर डाल देती। लेकिन एक बदबख्त है जिसको पसे पुष्ट दहशत गर्दों का, मैं ये कहूँ कि हिंदू दहशत गर्दों का, कि उसको सपोर्ट हासिल है और उसने उसी भरोसे के ऊपर मुसलमानों के ऊपर एक के बाद दीगरे उसके ऊपर जो ना हमले करता जा रहा है। लेकिन हमारी मरकज़ी हुकूमत तमाशाई बनी हुई है और चंद फ़िरक़ा परस्त कौम दुश्मन अनासिर उसका साथ दे रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। ये हमारी हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है और ये सारी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान की छवि मुतासिर हो रही है और हम बदनाम हो रहे हैं कि एक हिंदुस्तान हमारा एक जमहूरी मुल्क है, एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर हर मज़हब और फ़िरक़े के लोग रहते हैं और यहाँ का आइन हमको अपनी ज़िंदगी और अपने मज़हब पर चलने के लिए खुली हमको आज़ादी दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये अनासिर सर उभारे हुए हैं और हमारी मरकज़ी हुकूमत तमाशा देख रही है। यह मुसलमानों की बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे शख्स के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं जो उर्फ़ आम में मुसलमान और शिया कहलाता है और इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खानवादे से है, रज़वी है। मैं भी रज़वी हूँ इत्तेफाक से, मगर मुझे रूहानी तकलीफ़ होती है जब उसके बयानात और जो है सरगर्मियों को देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि ये गलती से मुसलमानों के घर में पैदा हो गया। इससे तो किसी आरएसएस के नेता के घर में, बीजेपी के नेता के घर में, बजरंग दल या दूसरी ऐसी तंजीमों के घरों में जन्म लेना चाहिए था, पैदा होना चाहिए था। हम मुसलमान होते हुए एक मुसलमान के बारे में बोलना पड़ रहा है, इसलिए कि सब में अहम चीज़ मुसलमान के लिए उसका दीन होता है और जो दीन इस्लाम है वो दीन इस्लाम में वही मुसलमान है जो इस्लाम पर अमल करता है। फासिक, फाजिर ये लोग मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये फासिक हैं, फाजिर हैं, मुनाफिक हैं। अब आप नसीम रज़वी को इन तमाम कैटेगरी में रख सकते हैं। ये मुनाफिक भी है और जो है फासिक व फाजिर भी है, काज़िब भी है। सुनिए, और ये दीन से फिर गया है, मुल्हिद हो चुका है। अगर इस्लामी ममलकत होती हिंदुस्तान में तो ये वाजिबुल क़त्ल है शरीयत के एतबार से, इसका कत्ल किया जाना चाहिए, लाजिम है। इसके ऊपर फतवा जो है इससे पहले जैसा कि रुश्दी के ऊपर लगा था, सलमान रुश्दी ने भी
ऐसे ही ऑल फॉल बकवास की थी, लेकिन ये सलमान रुश्दी से भी 2 हाथ आगे निकल गया है। सलमान रुश्दी हुजूर के ताल्लुक़ से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, दिगर पैगंबरों के ताल्लुक़ से जो है गलत सलत बका, और फिर जब फतवा जारी हुआ अल्लामा खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से, तो मुँह छुपाता दुनिया के कोने कोनों में फिरता रहा, और उस ज़माने में हाथ लग जाता तो यकीनन कत्ल हो जाता। चुनाचे इसने 2 रोज़ पहले ही अपनी वसीयत जारी की है। इसमें यह कमबख्त ये कहता है कि मुझे दफनाया न जाए, कफनाया न जाए, बल्कि मेरी लाश को हिंदू दोस्तों के हवाले कर दिया जाए, और वो उनके अपने रिवायात के आखिरी जो रसूमात उनकी होती हैं उस तरह से नज़र आतिश मुझे कर दिया जाए। ये बोलिए क्या किसी मुसलमान से ये कलमे ज़बान से निकल सकते हैं? कतई नहीं। तो ये वाजिबुल कत्ल है। रियासती वज़ीर बल्दी नमूनस KT रामाराव ने एक हैदराबादी नौजवान इंजीनियर अशफाक अहमद के ट्वीट पर फौरी कार्रवाई करते हुए जिलमिटला में वाक़ फॉक्स सागर झील की मौसर देखभाल और निगहदाश्त के अलावा झील की सफाई की हिदायत दी है। बताया गया है कि 1897 में इस झील को बनाया गया था, जहां पहले कश्ती रानी भी हुआ करती थी। इंजीनियर अशफाक अहमद ने अपने ट्वीट में वज़ीर बल्दी नमूनस को तवज्जो दिलाई थी कि इस झील की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है और इस सिलसिले में फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। रियासती वज़ीर की हिदायत पर टूरिज़्म कॉरपोरेशन के सदरनशीन श्रीनिवास गुप्ता ने ओहदेदारों के हमरा झील का मुआयना भी किया और उम्मीद है कि अब इस झील की सफाई होगी और ये एक अहम सयाहती मरकज़ में तब्दील होगा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तलाशी मुहिम के दौरान गैर कानूनी गांजा मुंतकली करने वाली खवातीन का रैकेट पकड़ा गया। रेलवे पुलिस और GRP ने उड़ीसा से मुंबई गांजा मुंतकिल करने वाली 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे पुलिस के मुताबिक उड़ीसा की मुतवत्तियान अंबिका नहक और मलाती साहू के पास से, जबकि प्लेटफार्म नंबर 10 के कोच नंबर S8 में सवार मलाती साहू के 4 बैग से 80 किलो और अंबिका नहक के 3 बैग से 40 किलो गांजा जब्त किया गया। दोनों खवातीन अलग अलग कोचेस में सवार थीं। इस गांजे की जुमला कीमत 24 लाख रुपये बताई गई है, जिसे उड़ीसा से मुंबई मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि अंबिका नहक इससे पहले भी इस तरह की स्मगलिंग में मुलविस रही है और उस पर PD एक्ट लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। सुप्रीटेंडेंट रेलवे पुलिस अनुराधा ने इस टोली को गिरफ्तार करने वाले पुलिस मुलाजमीन की सताइश की। गांजा मीद स्पेशल ड्राइव कंटिन्यूगा చేస్తున్నాం। ఇప్పటికే 7 కేసులు సికింద్రాబాద్లో నమోదు చేయడం జరిగింది। సుమారు 11 మంది అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్లో భాగంగానే నిన్న మార్నింగ్ 11:30 గంటలకు ప్లాట్ఫామ్ 10 మీద కోనార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ రావడం జరిగింది। దాంట్లో RPF బృందము మరియు GRP బృందం కలిసి తనిఖీలు చేస్తుండగా A2 కోచ్లో అంబికా నహక్ మరియు S8 కోచ్లో మలాటి సాహు ఇద్దరు కూడా ఒరిస్సా నుంచి బరంపురంలో కోనార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కి గంజాయిని ముంబైకి తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। ఒక ఆమె దగ్గర 180 కేజీలు, ఇంకొక ఆమె దగ్గర 40 కేజీలు సీజ్ చేసి వాళ్ళిద్దరిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ మొత్తం గంజాయి కూడా ఒరిస్సా నుంచి ముంబైకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది। వారిని ఎవరి దగ్గర కొన్నారని విచారిస్తే అక్కడ మొత్తము ఒరిస్సాలో అడవులలో దాదాపు 2000కి 3000కి కిలో కొని వీళ్ళు ముంబై తీసుకెళ్లి సుమారు 10-15 వేలకి కిలో లెక్కన అమ్ముకొని డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు। ఈ అంబికా నాహక్ అనే ఆమెను కూడా 2018లో ఇదే GRP రైల్వే స్టేషన్లో ఆమెను కేసులో అరెస్ట్ చేసి పంపడం జరిగింది। ఆమె మీద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాము మరియు PD యాక్ట్
కూడా పెట్టడానికి ఆమె మీద ప్రపోజల్స్ మా ఇన్స్పెక్టర్ రెడీ చేస్తున్నారు. ఎవరైనా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాము. ప్లస్ పీడీ యాక్ట్ పెట్టి ఈ గంజాయి నిరోధకంలో మా జీఆర్పీ వంతు పాత్ర ఖచ్చితంగా నిర్వహిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం रच्चाकुंडा पुलिस की तरफ से ड्रग्स की लानत पर काबू पाने और शऊर बेदार करने के लिए नया सवेरा काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। एलबी नगर सीपी कैंप ऑफिस में अमृता फाउंडेशन सोसाइटी के इश्तिराक से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इंस्पेक्टर पुलिस के चंद्रशेखर को इस काउंसलिंग प्रोग्राम का नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। इस प्रोग्राम में उन लोगों की काउंसलिंग की गई जिनके पास से गांजा, कोकेन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, हशीश ऑयल और गांजा चॉकलेट की खलील मकदार बरामद हुई थी। इस प्रोग्राम में 12 अफराद ने शिरकत की जिन्हें NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस तरह की काउंसलिंग प्रोग्राम का मकसद बच्चों, तलबा और नौजवानों को ममनुआ ड्रग्स से रोकना और उनके मुहल्लिक असरात से वाकिफ़ करवाना है, क्योंकि इससे नौजवानों की जहनी और जिस्मानी हालत मुतासिर होती है। ये काउंसलिंग प्रोग्राम हफ्ते में एक बार मंगल को एलबी नगर कैंप ऑफिस में मुनक्किद किया जा रहा है। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस स्टीफन रविंद्रा की हिदायत पर साइबराबाद जोन में गांजे और दीगर नशीली अशिया की फ़रोख्त और मुंतकिली के ख़िलाफ़ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। SOT माधवपुर और बालानगर टीमों ने MDMA और गांजे की फ़रोख्त के अलावा मुंतकिली के सिलसिले में 11 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि P गोपेंद्र, नूर मोहम्मद और गोविंद रविंदर और बवेशवाल को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में गिरफ़्तार किया गया, जबकि M श्रीनिवास, J जीवन, भवानी शंकर को बाचूपल्ली में गिरफ्तार किया गया। इस टोली के 2 अरकान आफरीदी और सुधाकर मफरूर बताए गए हैं। माधवपुर पुलिस स्टेशन के हदूद में बाखबर इत्तला मिलने पर 2 अफराद मोहम्मद बिन हसन कुलाटी और के राकेश को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ के बाद राशिद अली निहाल अहमद को भी पकड़ा गया और इसके अलावा यासीन खान नामी शख्स को भी पकड़ा गया। माधवपुर की टोली से 45 ग्राम MDMA, 4 मोबाइल फ़ोन, 1 कार और 16,000 रुपये की नकद रकम जब्त की गई, जबकि राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद से पकड़े गए 3 अफराद के कब्जे से 45 किलो गांजा, 6,200 रुपये की नकद रकम के अलावा 1 कार और 4 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। రెండు ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఈ ప్రెస్ మీట్ పెడుతున్నందుకు. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనకి SOT మాదాపూర్ అండ్ SOT బాలానగర్ about 50 grams of MDMA ఇల్లీగల్ రిక్రియేషన్ డ్రగ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులోని క్యాష్ అబౌట్ 16,000, మొబైల్ ఫోన్స్ 8 అండ్ 2 4-wheeler వెహికల్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. టోటల్ అబౌట్ 8 పర్సన్స్ అరెస్టెడ్. ఇందులో ప్రధానంగా మనం చూస్తే మనకి 12వ తారీఖు మనకి మొహమ్మద్ బిన్ హసన్ కులాని అండ్ రాకేష్ అన్న ఇద్దరు వ్యక్తుల నుంచి మనము అబౌట్ 3 grams of MDMA రికవర్ చేసి మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక కేసు వైట్ క్రైమ్ నంబర్ 1039 మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లోని వీళ్ళిద్దరిని అరెస్ట్ చేసి అబౌట్ 3 grams MDMA మనం అప్పుడు రికవర్ చేసినాము. ఇది SOT మాదాపూర్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ DCP SOT సందీప్ గారి ఆధ్వర్యంలోని ఈ కేసెస్ చేసినాము. మరి ప్రధానంగా మనకి ఆ విచారణలో భాగంగా కొన్ని లీడ్స్ వస్తే ఆ లీడ్స్ మనము ఫాలో అప్ చేసి సబ్సిక్వెంట్ గా we have also arrested 3 other people. మనము చూస్తే ఈ వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నారని మనము దాని లోతుగా విచారణ చేస్తే యాసిన్ ఖాన్ అని మనకి గట్కోపర్కి చెందిన ఒక వ్యక్తి, అంటే పెడ్లర్, ఇక్కడికి పంపిస్తున్నాడని మనకి తెలిసింది. ఈయన రాహిద్ అలీ అని ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ అండ్ గట్కోపర్ నుంచి
గట్కోపల్లి చెందిన వ్యక్తి ద్వారా ఇక్కడికి డ్రగ్స్ పెడల్ చేస్తున్నారని మనకి తెలిసింది. తర్వాత అది ఫర్దర్ లీడ్ మనము తీసుకుంటే అది ఇఫ్తఖార్ అహ్మద్ అని నిన్న క్లాత్ బిజినెస్ చేస్తాడు అక్కడ. ఈయన థానేకి చెందిన మనిషి. ఈయన దగ్గర నుంచి కూడా మనము డ్రగ్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. मलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के गुरु नायक नगर में कॉटन के बिस्तर तैयार करने वाली कंपनी में आग लगने का वाक़या पेश आया. रात के औक़ात में आग लगने के इस वाक़े की वजह से इलाके में सनसनी देखी गई. इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और तकरीबन 1 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया. इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान का खदशा ज़ाहिर किया गया है. आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया. मुताल्लिक़ा पुलिस ने भी मुकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है. हुआ क्या मालूम नहीं उसमें क्या हुआ. अपने आप में तो रूम में लेटा हुआ था और कुछ भी नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कुछ भी. तो मुझे उसके बारे में, मैं अंदर लेटा हुआ था, बस खाली खिड़की में से मुझे रोशनी दिखाई दी और देखा बाहर को पूरा गोदाम में लगी हुई थी आग. कंपनी का कुछ भी नहीं, अट्टे की कंपनी है. उसमें क्या अट्टे का कचरे का गोदाम है उसमें. कितने जन? एक जन मैं ही हूँ, बस कोई भी नहीं है उसमें. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है. साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने रैन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ बाग़ जहारा के पास एक मकान पर धावा करते हुए हुक्का सेंटर को बेनकाब किया. धावे के दौरान 17 अफराद को तहवील में लिया गया था, जिनमें से 10 ता 13 साल कम उम्र लड़के भी बताए गए हैं. हुक्का सेंटर से पॉट्स, पाइप्स, फ्लेवर्स और दीगर सामान भी जब्त किया गया, जबकि हुक्का सेंटर चलाने वाले फुरखान को भी गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार शुदगान को रैन बाजार पुलिस के हवाले किया गया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया. इंडियन सोशल क्लब ओमान की जानिब से मस्कत सल्तनत ओमान में दक्कन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे सीज़न का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया. इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि फ़ाइनल मुकाबले में दक्कन 11 टीम ने दक्कन रॉयल्स को हराकर ट्रॉफी जीत ली. हिंदुस्तान के साबिक़ क्रिकेट खिलाड़ी वेंकटपति राजू ने इनामी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और जीतने वाली टीम को ट्रॉफी पेश की. इस मौके पर चेयरमैन इंडियन सोशल क्लब ओमान सतीश नाम्बियार, जनरल सेक्रेटरी बाबू राजेंद्रन, जॉइंट सेक्रेटरी सोहेल खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे. दक्कन विंग के अहदेदार डॉक्टर वसीउद्दीन कन्वीनर, इस्माइल बेग को कन्वीनर, मंसूर साबरी खाजिन के अलावा डॉक्टर ज़हीरुद्दीन सदर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की खुसूसी दिलचस्पी से मस्कुरा टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया. मैनेजिंग कमेटी अरकान ने टूर्नामेंट स्पॉन्सर करने वाले तमाम इदारों और कंपनी से इज़हार तशक्कुर भी किया, जबकि इस मौके पर मेहमान एजाज़ी के तौर पर सैयद अनवर अहसन चीफ सेलेक्टर ओमान क्रिकेट ने भी शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की. मिस्टर इस्माइल ने अपनी टीम के हमरा विनर्स ट्रॉफी हासिल की. Mr. Ehsan, sir, please hand over the trophy to Mr. Manal.
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी हुकूमत के खिलाफ टीआरएस कायदीन का बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म होगा एहतजाज, रियासती वज़रा ने इंदिरा पार्क का किया मुआयना। मलून वसीम रज़वी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया जाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुलाकात करते हुए दर्ज करवाई शिकायत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। गांजा और नशीली अशिया की खरीद और फरोख्त में मुलविस मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी, एसओटी साइबराबाद की बड़े पैमाने पर कार्रवाई। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने हुक्का सेंटर पर किया धावा, कम उम्र लड़के जेर हिरासत। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।